हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो जितना भी ऑब्जेक्ट्स होता है वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअसली एमिट करता है या रेडिएट करता है, चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, वो हमेशा रेडिएट करता है। लेकिन कौन सा कलर दिखेगा वो डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रूम टेम्परेचर या दूसरे टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन हम लोग को नहीं दिख पाता है क्योंकि उसका जो होता है रेडिएशन, जो एमिटेड रेडिएशंस होता है वो इंफ्रारेड पार्ट में आता है, स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड पार्ट में, इसीलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। केवल जो विजिबल रेंज में आता है हम लोग उसी को देख पाते हैं। तो कौन सा कलर दिखेगा वह डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी क्या होता है? ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसको आइडियल बॉडी माना गया है, जो एब्जॉर्ब करता है जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी लाइट इंसिडेंट उसके ऊपर होता है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। वैसे बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि बहुत नेगेटिव आदमी है, ब्लैक बॉडी मतलब पूरा का पूरा एनर्जी खींच लेता है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएट भी करता है एनर्जी और एब्जॉर्ब भी करता है। तो रेडिएट कब करता है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो रेडिएट करता है, वो जब टेम्परेचर कम होता है तो वो एब्जॉर्प्शन रेट उसका ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि जैसे गर्मी ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे, जैसे अगर कपड़ा पहन लेते हैं, स्वेटर जैकेट सब हम लोग निकाल के फेंकने लगते हैं। जब ठंड ज्यादा होता है तो स्वेटर जैकेट इनर टोपी सब कुछ हम लोग पहनने लगते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है जब कोल्ड होता है, और एमिशन रेट ज्यादा होता है जब हॉट होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे मिलता जुलता हम लोग एक लैब में बनाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का, कि एक पिन ड्रॉप माने बहुत ही पतला है, हॉलो लेते हैं, स्मॉल होल लेते हैं, जिससे लाइट इंसिडेंट होता है। अब जैसे लाइट इंसिडेंट होता है यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है। इस वॉल के अंदर जो है वो कार्बन ब्लैक होता है, तो यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहता है, और इच रिफ्लेक्शंस पे यहाँ पे एनर्जी उसका लॉस होता है, एब्जॉर्ब होता है, और ये तब तक रिफ्लेक्ट करता है जब तक कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। और ये जो वॉल है कैविटी का वो कॉन्स्टेंटली एमिट भी करता है एंड एब्जॉर्ब भी करता है रेडिएशन का। तो एक थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जनरली एमिटिंग और एब्जॉर्प्शन रेट वहां पे इक्वल्स रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हॉट होता है, तो एमिशन का रेट ज्यादा हो जाता है। जब कोल्ड होता है तो एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने पे एमिटिंग ज्यादा, कोल्ड होने पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा। अब यहाँ पे जब एमिट करता है, एमिशन का रेट होता है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है। अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी जब रेडिएट कब करता है? जब वो टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पेक्ट्रम जो होता है, देखिए हॉट ब्लैक बॉडी का इसका पीक वैल्यू भी ज्यादा होता है, पीक वैल्यू भी ज्यादा होगा, और एट हायर फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होता है। इसमें देखिए जैसे हमने टू टेम्परेचर्स के लिए लिया, तो ये 1200 केल्विन पे इसका फ्रीक्वेंसी भी कम है और पीक वैल्यू भी कम है। जब हमने 1800 केल्विन लिया है तो यहाँ पे देखिए इसका पीक भी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी कोल्ड के कंपेरिजन में ज्यादा हो। अब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर हो जाता है तो उसका पीक वैल्यू बदल जाता है या फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। ये समझिए कि कलर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोहे को गर्म करते हैं, तो जैसे शुरुआत में गर्म करते हैं तो वो पहले रेड कलर्स होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो येलो कलर हो जाता है, फिर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो व्हाइट कलर्स हो जाता है, एंड सो ऑन करके। तो इसी तरह जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक मान लीजिए कम टेम्परेचर पे है तो वो अलग कलर दिखता है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो फिर दूसरा कलर दिखने लगता है। अब इस टाइप का शेप आता है। दूसरा जो शेप आया इसमें, कि जैसे जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करते हैं, एक्स के अलोंग के पे हमने लिया फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी करते हैं तो ये एनर्जी डेंसिटी जो वाई एक्सिस पे वह भी इंक्रीज करता है, लेकिन एक लिमिट तक। शुरुआत में कुछ तक कंटिन्यूअस लगता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे बढ़ाते हैं ये भी इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे मैक्सिमम वैल्यू आता है उसके बाद क्या होता है, फिर वह एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो भी डिक्रीज करने लगता है, चाहे टेम्परेचर 1200 केल्विन हो चाहे 1800 हो, शेप ऑलमोस्ट सबका सेम ही आता है। केवल यहाँ पे टेम्परेचर पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है और पीक वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है। अब इस टाइप का शेप क्यों आया, इसका स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले रेले और जीन्स, इन्होंने मिल करके अपना काम किया कि इस टाइप का शेप क्यों है। तो उसने ये माना कि जो उसका जो वॉल है, कि इसका ब्लैक बॉडी का जो था रिफ्लेक्टर, उसने ये लिया कि यहाँ पे जो लेंथ है उसका पाथ लेंथ,
वो हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। उसका जो लेंथ कितना होगा, हाफ वेवलेंथ, मतलब लेमडा बाई 2 का ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पाथ लेंथ किसका, वॉल टू वॉल, वो जो होगा वॉल टू वॉल, मतलब दोनों जो यहाँ पे हमने लिया है वॉल, उसके पाथ लेंथ, ये जो हमने यहाँ पे लिया है वॉल, इस दोनों के बीच का, ये जो दोनों के बीच का है जो पाथ का लेंथ होगा वो कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। और उसने ये माना कि जो उसके बीच में है सीरीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये क्या है, स्टैंडिंग वेव का एक सीरीज है। इसने किसी टेम्परेचर पर लिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, कि स्टैंडिंग वेव का एक सीरीज है, और दोनों का जो वॉल्स है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस लेंथ होगा वो लेंथ कितना होगा, हाफ वेवलेंथ, हाफ वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। उसके आधार पर उसने क्या किया, उसने अपना कंसीडर किया कि टोटल नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स निकाला पर यूनिट वॉल्यूम, और एक वेव्स का एवरेज एनर्जी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद उसने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया। तो उसने यहीं पे दिया, ये देखिए, अगर यहाँ पे ये पहला कंडीशन है कि अगर यहाँ पे ये हाफ वेव्स होता है, मतलब हाफ वेव, कंप्लीट वेव तो है नहीं, हाफ वेव है, तो इसका लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल, तो वन हाफ लेंथ हो गया। अगर वेवलेंथ के टर्म लिखेंगे तो एल लेमडा इक्वल टू 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पे वन हाफ हो गया, ये टू हाफ हो गया, ये वेव्स में कितना का टू हाफ, तो इसका लेंथ कितना होगा, वॉल टू वॉल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये वॉल टू वॉल होगा लेंथ, वो कितना हो जाएगा, टू हाफ वेवलेंथ, यहाँ पे हो जाएगा टू टाइम्स हाफ वेवलेंथ, मतलब टू हाफ वेव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर कितना है, ये थ्री हाफ है, ये हो गया वन हाफ, ये हो गया टू हाफ, ये हो गया थ्री हाफ। तो यहाँ पे लिया थ्री हाफ, थ्री हाफ यहाँ पे वेवलेंथ लिया, और इसी के अकॉर्डिंग हमने लैम्डा यहाँ पे कर दिया। अगर वेवलेंथ लिखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होगा, जितना वॉल का लेंथ है उसका टू टाइम्स होगा। इसके अकॉर्डिंग होगा जितना वेवलेंथ कितना होगा, जितना वॉल का लेंथ उतना ही होगा, और इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, जो लेंथ है उसका टू थर्ड टाइम्स होगा। तो इसके आधार पर उसने कंसिडर किया जो स्टैंडिंग वेव्स जो उसके अंदर कैविटी के अंदर था, तो उसने यहाँ पे दिया कि जो ये स्टैंडिंग वेव्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितना लिया, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। उसमें स्टैंडिंग वेव्स का उसने फॉर्मूला दिया है कि 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू, और इंटू यहाँ पे डी न्यू है, तो डी न्यू दोनों तरफ से है क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेंज हमने लिया। तो जब भी यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम आता है तो हमेशा एक क्यूब इमेजिन कर लीजिए जिसका लेंथ विड्थ है, उस एक क्यूब में, एक बाल्टी क्यूब जो होता है शेप का, उसमें कितना स्टैंडिंग वेव्स आता है। एक चीज है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है, ये कैविटी के शेप से कोई मतलब नहीं, शेप किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पे है केवल शेप से कोई मतलब नहीं है। तो इसने लिया पहले स्टैंडिंग वेव्स का कितना नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स है पर यूनिट वॉल्यूम फ्रीक्वेंसी रेंज में। उसके बाद इक्वी पार्टीशन थ्योरी के थ्योरम से उसने एनर्जी निकाला कि पर स्टैंडिंग वेव, मतलब एक स्टैंडिंग वेव का एवरेज एनर्जी कितना, तो यहाँ पे हाफ के टी निकाला ना, के टी, हाफ के टी काइनेटिक एनर्जी का, हाफ के टी पोटेंशियल एनर्जी का, तो एनर्जी यहाँ पे के टी हो गया दोनों को मिला करके। अब यहाँ पे के टी, अब इसको क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगा। तो जैसे टोटल एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला आता है, ये आ गया फॉर्मूला, ये रेले जीन्स फॉर्मूला यहाँ पे दिया। अब रेले जीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया कि 8 पाई के टी अपॉन सी क्यू इंटू न्यू स्क्वायर कर दिया, वहां पे के टी को मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पाई न्यू स्क्वायर तो पहले से था। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये प्रोपोर्शनल डायरेक्टली कितना हो गया, न्यू, न्यू के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी माने बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आता है कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी इन्फिनिटी होगा। लेकिन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि यहाँ पे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता था तो एक लिमिट तक मैक्सिमम वैल्यू आता था एनर्जी डेंसिटी का, और उसके बाद फिर डिक्रीज होता था। तो जैसे यहाँ पे ये इन्फिनिटी करते तो यहाँ पर ये क्या आ जाता था, जीरो आ जाता था।
तो यहाँ पे ये था कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो वैलिड करता है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी करता था, एक लिमिट तक था, तो लोअर फ्रीक्वेंसी तक तो ये वैलिड करता है, लेकिन जैसे हायर फ्रीक्वेंसी करता है तो वो क्या होता है, वो फेल कर जाता है। यह फेल कर गया कब, यह हाई फ्रीक्वेंसी पे। और यह शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे यह एग्री करता था। शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे यह वैलिड है, फ्रीक्वेंसी के साथ उसके एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करता है, लेकिन जैसे हाई फ्रीक्वेंसी होता है तो वह मैच नहीं करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी भी कहते हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था, ये रेले जीन्स का है, तो यहाँ पे रेले जीन्स का ये वाला आ गया, ये है रेले जीन्स वाला। कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया, स्टार्टिंग में तो सही था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ता गया उसके बाद ये हो गया एनर्जी डेंसिटी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फिनिटी होता गया। देखिए ये इन्फिनिटी हो गया जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाया था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने बढ़ा, उसके बाद यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी आया, ये जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी किया तो ये वाला एनर्जी डेंसिटी कितना, यह 0 आ जाता है। तो यह कंप्लीटली मैच नहीं किया, मतलब कुछ तक लिमिट यहाँ पे शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये मैच कर गया, ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए मैच कर गया, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पे जैसे आता है तो वहां पे मैच नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे आया विंस लॉ आए, उन्होंने भी अपना एक विंस लॉ फॉर्मूला दिए। उसने एक फॉर्मूला दिया ये फॉर्म कि 8 पाई एच न्यू अपॉन सी क्यू, और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल के टर्म में यहाँ पे दिए थे ई टू दी पावर माइनस, यहाँ पे माइनस है टर्म, ई टू दी पावर माइनस एच न्यू के टी, यानी इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला टर्म होता है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म दिया 1 अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे जैसे लगता है कि डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी अगर ये डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल नहीं के, तो यहाँ पे लेकिन डिनोमिनेटर में ये भी वाला पार्ट है तो इससे बैलेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे तो मैच करने लगा, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट फ्रीक्वेंसी पे क्या कर गया, वो फेल कर गया था, वो कंप्लीटली मैच नहीं कर पाया। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए ये वाला है, तो यहाँ पे लगता है ये ग्राफ इस टाइप का आता था, ये वाला यहाँ तक इधर आने में, ये ग्राफ यहाँ तक तो मैच करता था हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्सपोनेंशियल के लिए, लेकिन ये वाला पार्ट इसको मैच नहीं करता था। मतलब यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी पे ये मैच करता था, लेकिन लोअर पे फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं करता था। रेले जीन्स क्या था कि लोअर पे मैच करता है, ये लोअर पे मैच करता है, हायर पे नहीं। विंस लॉ क्या था, हायर पे मैच करता है, इधर मैच नहीं करता था। मतलब कंप्लीटली पूरा इस शेप को जो ग्राफ स्पेक्ट्रम आया उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये सब कौन आधार पे दे रहा था, ये सब अभी तक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के आधार पे दे रहा था। तो ये सब जो क्लासिकल थ्योरी जो था वो यहाँ पे फेल कर गया। जो भी हमारे पास ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी का, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद में उसने एक आया प्लैंक्स ने, उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और उसके आधार पे उस पूरा का पूरा वो एक्सप्लेन हो गया। तो उसने वेव थ्योरी के आधार पे नहीं दिया, उसने एक पार्टिकल नेचर माना क्वांटम का आधार। अभी तक ये माना जाता था कि जो एनर्जी होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जो भी एक्सचेंज होता है एनर्जी का वो भी कंटिन्यूअसली होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे फिनोमेना नहीं हो पाए थे, बहुत सारी स्टेबिलिटी नहीं हो पाया था, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी के एक्सप्लेन किया था उन्होंने प्लैंक्स ने, और उसके आधार पे जैसे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बाद में बहुत सारा एक्सप्लेन हो गया था। तो इन्होंने मांगा कि जो भी ब्लैक बॉडी है, उसने स्टैंडिंग वेव नहीं माना था, उसने माना कि जो भी ब्लैक बॉडी का कैविटी का वॉल्स होता है वो ऑसिलेटर का, जो भी एटम्स है सब ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। जो भी एटम्स है किसका, वॉल का, अभी तो हम लोग वॉल टू वॉल मानते हैं स्टैंडिंग वेव। इसने माना कि जो भी स्टैंडिंग जो वॉल्स है उसका स्टैंडिंग वेव नहीं, जो उसका वॉल है ब्लैक बॉडी का, उसका जितना भी एटम्स है वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। और वो ऑसिलेटर जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सबका एक फिक्स होता है फ्रीक्वेंसी, कोई ज्यादा जीरो के साथ या न्यू के साथ या एच न्यू के साथ वहां पे ऑसिलेट करता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी का जीरो हो सकता है, या किसी का 1 न्यू हो सकता है, या किसी का 2 न्यू, 2 न्यू, किसी का 3 न्यू, डिफरेंट ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, विथ ए करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है। और उसने कहा कि जो ऑसिलेटर्स जो एमिट करता है यहाँ पे,
एमिट करता है रेडिएंट एनर्जी, कहाँ पे, कैविटी में, और ऑल्सो क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। मतलब कैविटी में वह एमिट भी करता है और वहां से एब्जॉर्ब भी करता है, और यह मेंटेन रखता है किसको, इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करता है। तो जो भी वॉल था उसको क्या मान लिया अभी, ऑसिलेटर मान लिया, जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ वहां पे ऑसिलेट करता है। जब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ करेगा तो एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे किसी का हम सब में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एनर्जी होगा 0। जो न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा उसका एनर्जी होगा 1 h न्यू। सब में एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो 2 न्यू से होगा उसका एनर्जी कितना, 2 न्यू। जो 3 न्यू से करेगा उसका एनर्जी होगा 3 h न्यू, एंड सो ऑन होगा, यहाँ पे करते गए। उसके बाद उन्होंने जो जो दिया रिवोल्यूशनरी एजम्पशंस, उसने क्या कि किसी भी ऑसिलेटर्स के पास वही एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये नहीं कि वन होगा 1.2 जूल, 1.3 जूल, ऐसा कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसने जो एक पैकेट माना कि डिस्क्रीट वैल्यू कितना होगा, 1 h न्यू मिनिमम वैल्यू होगा। उसके पास जितना पैकेट होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, या 0 हो सकता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 0 से लेते हैं। तो किसी के पास जो होगा, किसी ऑसिलेटर के पास जो एनर्जी होगा एच न्यू, मत सपोज कीजिए पैकेट मान लीजिए जिसका एनर्जी एच न्यू है, या 1 जूल, 2 जूल, जो भी इमेजिन करना है, तो उसी पैकेट के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा एनर्जी। या तो 1 पैकेट होगा, 2 पैकेट होगा, 3 पैकेट होगा, 4 पैकेट। ये नहीं ब्रेक कर लेना, जस्ट लाइक इमेजिन कर लीजिए कैप्सूल। कैप्सूल को हम लोग ब्रेक करके नहीं खाते, टेबलेट को खाते हैं, लेकिन कैप्सूल नहीं। तो 1 कैप्सूल, 2 कैप्सूल, 3 कैप्सूल, 4 कैप्सूल, तो एक पैकेट एनर्जी का है उसके पास होगा। अब यहाँ पे डिस्क्रीट है, अगर मान लीजिए 2 जूल मान लेते हैं तो या तो 0 होगा, 1, यहाँ पे एन का वैल्यू 0 करेंगे तो, यानी अगर 1 करेंगे तो 1 h न्यू, 1 पैकेट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। तो यहाँ पे देखिए, या तो 1 × 2, अगर 2 जूल इमेजिन करते हैं तो कितना, 2 जूल। फिर सेकंड अगर करेंगे 2 × 2 तो कितना, 4 जूल। तो यहाँ पे इसके पास जो अगर एनर्जी होगा तो कितना होगा, या तो 1 जूल होगा, या 1 पैकेट, मतलब हमने अगर 2 मान लिया था इसको, तो यहाँ पे होगा 1 × 2 2 जूल, 2 × 2 4 जूल, 2 × 3 6 जूल, एंड so on। ये नहीं कि 2, 2.1, 2.3, 2.4, ऐसा नहीं, एक डिस्क्रीट है, या तो 2 है या 4 है या 6, इसके बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं। ये सबसे बड़ा उन्होंने दिया था नया एजम्पशन, जिसको हम लोग रिवोल्यूशनरी एजम्पशन भी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। और दूसरा, जो एक्सचेंज जो एनर्जी का आता है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है। एनर्जी का जो होता है एक्सचेंज, या मतलब एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, वह एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूअसली कब होगा, ओनली इन जंप्स में होता है। जब भी जंप करेगा, मतलब यहाँ से लोअर से अपर एनर्जी लेवल में जाए तो एब्जॉर्प्शन होगा, या अपर से जब लोअर में आता है तो एमिशंस होता है। तो जब भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा जंप में होगा, और वह भी पैकेट के फॉर्म में ही होता है। अब जैसे यहाँ पे एनर्जी, दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर जितना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से इस लेवल में आता है, अगर 3 लेवल से 1 लेवल में अगर वो जंप करता है नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। तो एनर्जी का एक्सचेंज कितना होगा, 2 h न्यू। यहाँ पे एक पैकेट, यहाँ पे डेल्टा एन कितना हो गया, 2, दोनों का डिफरेंस। अगर 1 से 2 लेवल में अगर सपोज कीजिए कि वहां पे जाता था, लोअर से अपर में जाता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 1। तो 1 × h न्यू, ये क्या करेगा, 1 × h न्यू, जितना एनर्जी को, मतलब एक पैकेट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ जो एक्सचेंज भी हो रहा है वो भी पैकेट के फॉर्म में ही हो रहा है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इसीलिए जब भी उसके पास किसी ऑसिलेटर्स के पास होगा पैकेट्स, वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में होगा। वो एक्सचेंज भी करेगा तो पैकेट, पैकेट मतलब यहाँ पे 1 h न्यू वाला जो है उसको हम पैकेट एज्यूम कर लेते हैं। तो पैकेट के फॉर्म में स्मॉल पैकेट्स, तो हमेशा पैकेट के एक्सचेंज भी करेगा तो पैकेट के फॉर्म में, मतलब उसके पास डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। उसने दो एजम्पशंस दिया कि पहला तो ऑसिलेटर्स के पास जो एनर्जी होगा वो पैकेट के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट। एक्सचेंज भी करेगा तो पैकेट के फॉर्म में करेगा, 2 पैकेट, 3 पैकेट, जितना भी वो डिफरेंस होता है एनर्जी लेवल। इसने दो एजम्पशन दिया, इस दो के आधार पर उसने भी एक फॉर्मूला दिया। अब उसने क्या ऑसिलेटर माना था, अब उसने क्या किया, उसके अंदर जो था ब्लैक बॉडी का जो कैविटी था, उसने तो वॉल को माना बहुत सारे ऑसिलेटर्स। अब ये देखा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने, और उसके बाद उन्होंने निकाला, ऑसिलेटर्स निकाला, उसके बाद वहां पे टोटल एनर्जी निकाला, फिर वहां पे एवरेज एनर्जी निकाला, फिर बाद में उसको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से और एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट किया। उसने स्टैंडिंग वेव्स लिया था, इनर नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स लिया।
दोनों का कंसेप्ट सेम था कि यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स और यहाँ पे एवरेज एनर्जी और फिर वहां पे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे इन्होंने निकाला, देखिए कि एवरेज एनर्जी यहाँ पे निकाला था। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने यहाँ देखा कि जब भी एनर्जीज होता है यहाँ पे ने माना कि N0, N1, N2, N एंड सो ऑन, ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है। तो जिसके पास एनर्जी कितना है, जीरो। जीरो का मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी 1 था यहाँ पे, तो उसने N0 को मान लिया जीरो। N1 जो पार्टिकल्स है उसके पास है 1 पैकेट्स। N2 ऐसे है जिसके पास कितना है 2 पैकेट्स, N2 पार्टिकल। जैसे सपोज कि इमेजिन HNO एक पैकेट अगर इमेजिन करते हैं कि 5 रुपीज, तो कितने स्टूडेंट की क्लास में हम लोग मानते हैं कि कितने के पास 5 रुपीज है, तो N1 के पास हमने माना कि 5 रुपीज है। N2 स्टूडेंट के पास 2 इंटू 5 मतलब 10 रुपीज है, एंड सो ऑन करके। तो वहां पे इसी के अकॉर्डिंग हमने लिया रिस्पेक्टिवली। तो उसने ऑसिलेटर्स लिया और यहाँ पे बोल्ट्जमैन के लिए आता है मैक्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्डिंग, जो नंबर ऑफ एटम्स होता है यहाँ पे N0, यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा और किसी एनर्जी लेवल्स में, तो यहाँ पे ये R है, ये भी यहाँ पे R है। नंबर ऑफ एटम्स लेना है, तो ये एच न्यू तो होता है एनर्जी पैकेट, जिसे हम लोग नहीं कहते थे कि वन है। इस वाले फॉर्मूले में देखिए ई टू दी पावर माइनस ई अपॉन के टी होता है। इस वाले से यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे R का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ई टू दी पावर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ पे हमने निकाला कि N1 जो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे जीरो वाले पार्ट को छोड़ दिया कि यहाँ पे जीरो एनर्जी है, तो जीरो एनर्जी का हमको काम है नहीं, क्योंकि वहां पर इसे भी जीरो हो जाता। तो यहाँ पे 1 से शुरू किया कि जैसे यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे कर देंगे ई टू दी पावर R के प्लेस पे यहाँ पे 1 रख दिए। तो जैसे 1 रखेंगे यहाँ पे देखिए हो गया ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 के प्लेस पे यहाँ भी 2 कर देंगे ई टू दी पावर। तो यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे भी 3 कर देंगे एंड सो ऑन। तो ये नंबर ऑफ एटम्स हमने N0 के टर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म में सब कर दिया। जबकि यहाँ पे एनर्जी कितना N1, N2, N3, यहाँ पे एच न्यू 2 के पास 2 पैकेट, 3 के पास 3 पैकेट एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कहते होगा, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स ये निकाला गया पहले कि यहाँ पे N0 जिसके पास कितना है जीरो एनर्जी, कोई भी पैकेट नहीं। N1 के पास 1 पैकेट, N2 के पास 2 पैकेट एंड सो। और जैसे हमने N1 के टर्म में लिखा था यहाँ पे सब एक्सपोनेंशियल टर्म ले लिया था। ये देखिए ये N1 जैसे यहाँ पे लिया था तो e टू दी पावर ये वाला कितना था 1 पैकेट वाला e टू दी पावर। जैसे हमने 2 लिया था तो यहाँ पे e का पावर कितना था 2 वाला पार्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस वाले पार्ट को अगर हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर कैसे कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पे ये देखिए ई टू दी पावर माइनस एच न्यू बाय के टी। और इसको अगर हम लोग यहाँ पे पावर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पावर में, तो इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसे 2 है तो पावर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यू है तो एक्स क्यू लिख सकते हैं नेक्स्ट टर्म करके एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा जीपी के टर्म, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वह जीपी के टर्म में आ गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो ये जीपी का होता है, इन्फिनाइट तक होता है, तो यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग N0 तो पहले से था तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, एक्स किसको हमने माना था e टू दी पावर माइनस एच न्यू बाई के टी को। तो ये टर्म हो गया ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हो गया। अब यहाँ पे निकालना है कि टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी को हम लोग कैसे निकालेंगे कि टोटल एनर्जी में टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एनर्जी निकल जाएगा, किसका, ऑसिलेटर का निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल एनर्जी निकालना था। टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो वाले पार्ट को हटा दिया गया क्योंकि इसके पास कितना था N0 एटम के पास जीरो पैकेट था तो हमने उसको हटा दिया। अब यहाँ पे N1 जो एटम्स है या ऑसिलेटर्स उसके पास कितना है 1 पैकेट, N2 के पास कितना है 2 पैकेट, N3 के पास कितना है 3 पैकेट एंड सो ऑन करके। और फिर N1 को देखिए यहाँ पे सब में एच न्यू सब में कॉमन है, तो एच न्यू को हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। और ये हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया। और ये N1 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ये N0 के टर्म में
ये हम लोग कर देते हैं। तो जैसे हम लोग एन नॉट के टर्म में करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाता है। एन नॉट के टर्म में ये आ गया एन नॉट ए टू दी पावर एच न्यू बाई के टी, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में किया था। किस वाले फॉर्मूले से? ये जो हमने यहाँ पे लिखा था इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ से जैसे एन नॉट के टर्म में एन वन एन टू एन थ्री हमने ब्रेक किया था। अब यहाँ पे हम लोग ये आते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखिए फिर e टू दी पावर वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट से बाहर कर देखिए एन नॉट एन नॉट एन नॉट सब में है, सारे टर्म में होगा तो एन नॉट कर लिए। अब यहाँ पे e टू दी पावर ये होगा, e टू दी पावर ये भी होगा, इसका पावर हो गया यहाँ पे 2 का मतलब इसका एक्सपोनेंशियल वाले टर्म का कितना स्क्वायर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा था इस वाले टर्म में। फिर नेक्स्ट टर्म में कितना पावर क्यू हो जाएगा, तो ये सबों में ये एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म भी यहाँ पे ब्रेक, ये ब्रैकेट के बाहर हमने कर दिया। तो ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म भी आ गया, ये भी टर्म आ गया, एन नॉट भी आ गया, एच न्यू था उसको भी कर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये देखिए जो पहला टर्म है तो ये तो बचेगा 1 क्योंकि पूरा का पूरा बाहर आ गया। सेकंड में क्या बचेगा, ये तो एन नॉट एक बाहर आ गया, एच न्यू भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो ये 2 बचेगा, ये जो टर्म 2 है ये 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2 वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये 2 आ गया। और ये तो स्क्वायर था, ये एक्सपोनेंशियल वाला टर्म एक स्क्वायर था, तो एक पार्ट बाहर गया, एक तो यहीं पे रहेगा, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर सिमिलरली जो सेकंड टर्म होता उसमें कितना, तो उसका तो क्यूब था, तो एक पार्ट बाहर जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म, तो यहाँ पे 2 पार्ट तो बचेगा, तो e टू दी पावर ये आ गया। अब इसके अंदर देखिए ये भी क्या है, एपीजीपी जैसा फॉर्म लगता है। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया, ये प्लस 2 एक्सपोनेंशियल टर्म को हम लोग x मान लेते हैं, तो कितना 1 प्लस 2x, ये प्लस कितना हो जाएगा 3x² एंड सो ऑन। तो इस वाले टर्म में होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहला टर्म देखिए 1 2 3 ये एपी में हो गया, और ये अगर हम लोग सेकंड टर्म निकालते हैं तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो ये जीपी में हो गया, तो ये ए जीपी में के फॉर्म में आता है। तो इस टाइप का जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे s ले लेते हैं, s इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते हैं, और इसी टर्म को क्या करते हैं हमको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो से, तो यहाँ पे पहला टर्म हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये टर्म देखिए, ये अच्छा यहाँ पे एपीजीपी था ना 1 2x था, यहाँ पे 1 था, ये प्लस कितना होगा ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x²। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और ये आप टर्म आ जाएगा ये 2x² हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 2x, ये कितना हो जाएगा 3x की हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहला टर्म तो 1 वाला बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। उसके बाद ये जो सेकंड टर्म है देखिए वहां पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 2x माइनस यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना वाला, तो 2x माइनस x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस x बचेगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे जो 3x वाला हम लोग लेते हैं, ये टर्म कितना बचेगा, ये टर्म देखिए, ये जो टर्म है ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म आता है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म फिर आ जाता है ये 3x² माइनस 2x², ये हो गया 3x² माइनस 2x², तो ये बचेगा फिर x²। तो इस तरह यहाँ पे मेरे पास फिर जीपी ही आता है। तो फिर 1 प्लस x², तो इसका जो फॉर्मूला आता है ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, और फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो s इक्वल टू कितना नीचे स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ जो s आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी के बेस पे यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर कितना का लिया गया पार्ट, और ये जो कॉमन ये तो पहले से था कि एन नॉट ई टू दी पावर एच न्यू माइनस के टी इंटू एच न्यू, और ये ब्रैकेट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो कहाँ से आ गया, इस वाले टर्म से आ गया। तो उसने जो फॉर्मूला दिया, ये टर्म उसने ये दिया कि ये फॉर्मूला आ गया इसके पास, ये क्या आ गया, तो टोटल एनर्जी आ गया। तो ये था टोटल नंबर ऑफ एटम्स या ऑसिलेटर्स, और ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। अब हमको एवरेज निकालना है, तो इस
ई में इस एन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये देखिए कहाँ पे आ गया, जब इसे हम लोग डिवाइड करते हैं एवरेज एनर्जी, तो ये कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी था और ये वाला पार्ट था, तो इसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये न्यूमरेटर से ये एन नॉट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा ऊपर में ये एच न्यू वाला टर्म था, ये बच जाएगा। तो ये एच न्यू टर्म आ गया, तो यहाँ पे ये एच न्यू आ गया और ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया। तो टोटल जो मेरे पास आता है ये आ जाता है सॉल्व करने के बाद ये प्लैंक्स रेडिएशन को करने एच न्यू अपॉन यहाँ पे एच न्यू बाई के टी माइनस 1 आता है, ये टर्म आ गया। अब उसके बाद इसने जब एवरेज एनर्जी आ गया तो उसने फिर एनर्जी डेंसिटी निकाला, वैसे ही जैसे यहाँ पे रिलीजन्स निकाला, तो यहाँ पे उसने एक्सटेंडिंग वेव्स निकाला, तो यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हैं और एक ऑसिलेटर्स का यहाँ पे एवरेज एनर्जी कितना है। उसने वेव्स निकाला, इसने ऑसिलेटर्स निकाला पार्टिकल में। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितना था, टोटल 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सीक्यू इंटू डी न्यू, और यहाँ पे निकाल दिया एवरेज एनर्जी करके। तो जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करके मेरे पास जो आता है ये टर्म आ जाता है 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन सी क्यू, और यहाँ पे 1 अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। यहाँ पे जो माइनस 1 वाला एक टर्म आता है ना, इस टर्म के कारण, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म से अलग है, ये एक्सपोनेंशियल अलग है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म अलग है, और ये माइनस वाला पार्ट अलग है, एक ही नहीं है। तो इसके कारण वो एक्सट्रीमली मैच कर गया। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे न्यू था उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे न्यू था यहाँ पे क्या था, न्यू ज्यादा करके था डायरेक्टली बढ़ता था, क्योंकि क्या कि ई टू दी पावर न्यू, जैसे यहाँ पे कम होगा तो ये भी कम वैल्यू होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगता था कि इंक्रीज कर रहा है। फिर लेकिन जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने लगा तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये भी ज्यादा होने लगा। तो जैसे डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो उसके बाद क्या होता है, वैल्यू कम होने लगता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा मैच कर गया, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पे भी हायर फ्रीक्वेंसी पे भी। तो ये प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इसको कहते हैं। इसको मैथमेटिकल अगर क्वालिटेटिव है तो इसको डिराइव करने की नीड नहीं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन कैसे आता हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी सब है, मतलब इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए किसमें, रेले और रेले जीन्स लॉ और विंस लॉ भी। इसको हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसको वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म में भी बहुत सारे बुक्स में गिवन होता है, तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू क्या है, सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा होता है। और यहाँ पे जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा हो जाएगा। ये जैसे डिफ्रेंशिएट करते, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, ये डी न्यू भी कन्वर्ट करना है, ये भी कन्वर्ट करना है, और न्यू के प्लेस पे यहाँ पे कन्वर्ट करना है, जहां जहां न्यू है, न्यू और डी न्यू लेमडा के टर्म में। तो हमने यहाँ पे डी न्यू इक्वल टू ले दिया, इसको जब डिफ्रेंशिएट करके जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास कितना था, ये वाला टर्म था। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक माइनस टर्म लगाना है जैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करता है। अगर वेवलेंथ वाले टर्म में निकालते, फ्रीक्वेंसी में निकालते, तो भी हमको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है एक में। तो यहाँ पे एक माइनस लगाना है कि ये यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू माइनस यू न्यू डी न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट करे या वेवलेंथ के टर्म में, एक से दूसरे में, तो यहाँ पे माइनस टर्म लगाएंगे। अब जैसे हमको यहाँ पे यू लेमडा डी लेमडा करना है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब ये फ्रीक्वेंसी यू डी लेमडा यू न्यू डी न्यू है, तो इसमें क्या करते हैं, जहां जहां न्यू था, ये न्यू था, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे सी अपॉन लेमडा से, यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। और जो भी यहाँ पे ये डी लेमडा था, इसको ये डी न्यू को यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, क्या करें, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे, ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो जैसे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन जो आता है मेरे पास वेवलेंथ ये टर्म आ जाता है, कैंसिल आउट होकर के मेरे पास ये टर्म हो जाता है। जहां जहां इसमें न्यू था, ये था न्यू, ये इन एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में भी था, यहाँ पे भी था, तो कैंसिल आउट करके मेरे पास ये टर्म आ जाता है।
अब यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास आ गया वेवलेंथ के टर्म में। अब यहाँ पे देखिए, तो वेवलेंथ के टर्म में हमने कन्वर्ट कर, लेकिन मेरे पास कितना था फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये था। अब ये देखते हैं कि ये तो लोअर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सबके लिए वैलिड था, तो जैसे वैलिड था इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए। इसको जब लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे तो विंस लॉ आना चाहिए, विंस लॉ का फॉर्मेट इसमें आ जाना चाहिए। और माने लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास रेले जीन्स लॉ, और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे तो विंस लॉ आना चाहिए। तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि कैसे वो इंक्लूड करता है। यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट एग्रीमेंट में है, तो ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे देखते हैं। जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बहुत ही स्मॉल करते हैं, तो जब फ्रीक्वेंसी वेरी स्मॉल होता है तो यहाँ पे जो e टू दी पावर ये होता है ये भी बहुत स्मॉल होता है। जब ये e टू दी पावर स्मॉल होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे e टू दी पावर x जब बहुत ही स्मॉल होता है ये ऊपर वाला पार्ट, तो हम लोग सीधे 1 प्लस एक्स होता है। और भी जब हायर फैक्टर होता है बहुत ही स्मॉल होता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे x को हमने e टू दी पावर जो x था, तो यहाँ पे x क्या है एच न्यू अपॉन के टी। इस वाले फार्मूला से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो इस वाले फार्मूले को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस वाले फार्मूला जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आया था जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे एच न्यू वाले के टर्म में ये इसको हमने वैल्यू पुट कर दी। जैसे यहाँ पे वैल्यू था इसके प्लेस पे 1 प्लस एच न्यू बाई के टी पुट करेंगे तो कैंसिल आउट होकर के मेरे पास जो आता है एनर्जी डेंसिटी का ये टर्म आ जाता है। ये देखिए आता है कैंसिल आउट होने के बाद, ये यही था रेले जीन्स में था 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू, जो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये क्या है रेले जीन्स लॉ। इसका मतलब जब लोअर फ्रीक्वेंसी पे करते हैं तब भी वैलिड है जो रेले जीन्स फार्मूले का था, और जब हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, जब लार्ज फ्रीक्वेंसी में होता है वेरी लार्ज, तो यहाँ पे आ जाता है e टू दी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है तो 1 में को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब बहुत ही ह्यूज अमाउंट बड़ा अमाउंट होता है उसमें +1 करे -1 करे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये टर्म आ गया था, तो ये था e टू दी पावर वाला टर्म, ये क्या था विंस लॉ था। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा वैलिड होता है, चाहे लोअर फ्रीक्वेंसी हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो। कंप्लीट एग्रीमेंट दिया एक्सपेरिमेंट के साथ, जैसे इसने दिया और एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद रिवॉल्यूशन आ गया, और उसी के बाद यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू हो गया। उसके बाद जैसे न्यू कॉन्सेप्ट दिया प्लैंक्स ने क्या पार्टिकल ने कि अगर ऑसिलेटर के पास कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि एक पैकेट के फॉर्म में होता है H1 पैकेट 2 पैकेट, या एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो भी पैकेट के फॉर्म में होता है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता डिस्क्रीट होता। उसके बाद सब कुछ कॉम्पटन इफेक्ट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन होने लगा, और बहुत सारे फिनोमेना जो नहीं एक्सप्लेन हो सकते थे उस समय एक्सप्लेन होने लगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये रेले जीन्स का था, और ये पूरा का पूरा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा मैच कर गया इसके साथ। ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का, और विंस लॉ क्या था, केवल यहाँ पे इसके साथ मैच करता था और ये यहाँ पे इधर मैच नहीं करता था। तो ये मिलता जुलता हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि यहाँ पे देखिए विंस लॉ का इस टाइप का देखिए कि ये वाला है ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हो गया, ये पार्ट हो गया एक्सपेरिमेंटल। जो ब्लैक ब्लैक है जो डॉटेड है उसको हमने लिया था प्लैंक्स वाला, और ये था विंस लॉ वाला। और रेले जीन्स लॉ अगर लेते तो रेले जीन्स लॉ कैसे करके था, ये वाला पार्ट करके ऐसे करके आता था रेले जीन्स, ये इस टाइप का आता था। तो ये हो गया रेले जीन्स, ये ब्लैक वाला हो गया एक्सपेरिमेंटल, और ये हो गया मैंने एक्सपेरिमेंटल वाला। अब प्लैंक्स हो गया ये डॉट डॉट करके हमने लिया था, और विंस लॉ हो गया यहाँ पे ये डॉट डॉट करके है पिंक कलर का उसका। तो इस तरह से प्लैंक्स लॉ ने पूरा से पूरा एक्सप्लेन इसको कर दिया।